स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। साथ ही साथ इनका कार्यकाल कब से कब तक था और इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी है, इससे पूछा जा सकता है, मतलब अक्सर पूछा ही जाता है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ी। और आगे बढ़ते हैं। तो भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनते हैं। असल में ये भारत के पहले गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक होता है। तो 1828 से 1833 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। और 1833 ईस्वी में तीसरा चार्टर एक्ट लाया जाता है और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं। और इनके समय में क्या था, कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तो वेल्लोर विद्रोह इनके समय में होता है 1806 ईस्वी में। अब 1806 ऐसे कि जब ये यानी 1806 ईस्वी में जब ये मद्रास के एक अधिकारी जब थे तो उस समय वहाँ पे हुआ था। बाकी इनका जो सबसे प्रमुख कार्य है लॉर्ड विलियम बेंटिंक का, वो मेनली इसलिए माना जाता है कि इन्होंने सती प्रथा का बंद कराने का कार्य किया 1829 में। साथ ही साथ इनके द्वारा ही कर्नल स्लीमन को और देसी रियासतों के सहयोग से ठगी प्रथा को अंत करने का कार्य इनके द्वारा चालू किया जाता है। साथ ही साथ 1835 ईस्वी में इनके द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खोला जाता है, जो कि भारत का पहला मेडिकल कॉलेज होता है। और ये इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना 28 जनवरी 1835 को किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरे जो भारत के गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ, 1835 से 1836 इनका 1 वर्ष का ही कार्यकाल रहता है। और इनको भारत में प्रेस का मुक्तिदाता इनको कहा जाता है। हालांकि ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो प्रेस पर नियंत्रण हटाने की बात लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन वो इसको नियम मतलब कानून का तौर का रूप नहीं दे पाते और वो चले जाते हैं। तो इसलिए ये सेहरा सर चार्ल्स मेटकाफ के सर पर बनता है और सर चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनका कार्यकाल 1835 से 1836 ईस्वी तक। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं, जो कि 1836 से 1842 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हैं। और इनके समय की महत्वपूर्ण जो घटना थी वो था पहला आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1839 से 1842 ईस्वी तक चलता है। साथ ही साथ इनके द्वारा 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शुरू करवाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो, जो कि 1842 से 1844 तक इनका कार्यकाल रहता है। और इसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग, जो कि 1844 से 1848 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। तो इनके समय का जो प्रमुख घटना था वो था पहला आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से 1846 ईस्वी तक चलता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लॉर्ड डलहौजी, जो कि भारत के गवर्नर जनरल। और इन्हें भारत के मानचित्र को परिवर्तन करने वाला गवर्नर जनरल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसा कार्य किया। मात्र 8 साल में इन्होंने बहुत सारे रजवाड़ों को अपने अधीन कर लिया। तो इसके लिए और बहुत सारे विकासात्मक कार्य भी किया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसके लिए इनको भारत के मानचित्र को परिवर्तन करने वाला गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इनके द्वारा क्या होता है, जो दूसरा सिख आंग्ल युद्ध 1848 से 1849 के बीच जो चलता है वो इनके समय होता है। साथ ही साथ पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में इनके समय में ही 1849 में मिला लिया जाता है। इसके अलावा इनके समय में ही दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा जाता है 1852 ईस्वी में। साथ ही साथ लोअर बर्मा और पीगू को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत का बहुत ही व्यापक तौर से प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, व्यक्तिगत सिद्धांत में भारतीय रियासतों को 3 हिस्सों में बांटा। पहला क्या किया कि पहले वर्ग में ऐसे रियासत आते थे जो अंग्रेज के अधीन नहीं थे, साथ ही अंग्रेजों को कर भी नहीं देते थे, ये पहले वर्ग के हो गए। और दूसरे वर्ग में ऐसे राज्य को शामिल किया गया था जो
ऐसे राज्य जो कि मुगलों और पेशवाओं के अधीन थे पर वर्तमान समय में अंग्रेजों के अधीनस्थ थे। और तीसरे प्रकार के राज्य ऐसे थे या रियासत जिन्हें अंग्रेजों ने सनदों के द्वारा स्थापित किया हुआ था। तो ऐसा था कि डलहौजी के द्वारा यह तय किया जाता है कि पहली श्रेणी के रियासत के गोद लेने के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। साथ ही साथ दूसरे श्रेणी में आने वाले जो रियासत होती हैं उनको हमारी आज्ञा से ही गोद लेने का अधिकार मिल सकेगा, और हम इस मामले में अनुमति दे भी सकते हैं और नहीं भी, वैसे प्रयास अनुमति देने का ही रहेगा। इसके अलावा और जो तीसरी श्रेणी के राज्य हैं, ये जो रियासत हैं, उनके लिए उत्तराधिकार में गोद लेने की अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए। तो ज़्यादातर जितने भी राज्यों को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया था वो तीसरे वर्ग के राज्य थे, यानी कि ऐसे राज्यों को अंग्रेजों ने अपने सनदों के द्वारा स्थापित किया था। तो व्यापकता सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार विलय किए जाने वाला जो पहला राज्य था वो सतारा था, जिसे वर्ष 1848 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया जाता है। इसके बाद जैतपुर और संभलपुर को 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया जाता है। जबकि उसके बाद आता है बघाट, जिसे कि 1850 ईस्वी में, और उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में, करौली को 1855 ईस्वी में, और सबसे अंतिम में अवध को 1856 में ब्रिटिश शासन के अधीन किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाया जाता है तो व्यापकता सिद्धांत के अनुसार नहीं मिलाया जाता, बल्कि अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता है। तो ये एक अपवाद है, यानी अवध राज्य को जिस समय वहाँ का नवाब वाजिद अली शाह होते हैं तो लॉर्ड डलहौजी कुशासन का आरोप लगाकर अवध साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। ठीक है। साथ ही साथ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापक तौर पर सैन्य सुधार भी किया जाता है, और इसके द्वारा इसने क्या किया कि जो तोपखाने का मुख्यालय होता है उसको कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित करते हैं। साथ ही साथ जो सेना के मुख्यालय को शिमला में स्थापित करते हैं, और ये सब 1856 में इनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो शिक्षा संबंधी वुड्स डिस्पैच जो 1854 में लाया गया था उसे ये लागू करने का कार्य करता है। साथ ही साथ लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, और 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया जाता है। साथ ही साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया जाता है, और डाक टिकट का प्रचलन पहली बार भारत में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया जाता है। तो ये था लॉर्ड डलहौजी की थोड़ी सी महत्वपूर्ण उसके समय में उसके द्वारा किए गए कार्य। अब जो आगे हैं लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। एक्चुअली अंतिम गवर्नर जनरल का मतलब ये वायसराय होते हैं, और चूँकि इनके समय में ही लॉर्ड कैनिंग के समय में ही पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 होता है, और इनका कार्यकाल होता है 1856 से 1862 तक। तो 1856 से 1862 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। इसके बाद 1858 से 1862 तक इनको भारत का वायसराय बना दिया जाता है, क्योंकि जब क्रांति होती है उसके बाद 1858 में ब्रिटेन की महारानी घोषणा करती है कि भारत को अपने अधीन ले लेती हैं वो, और गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का पद कर दिया जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में मुख्य घटना क्या होता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। साथ ही साथ इसके द्वारा कुछ आर्थिक सुधार के भी कार्य किए जाते हैं, और इसी के समय पहली बार 1860 ईस्वी में ये क्या ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाते हैं, और भारत में पहली बार 500 से अधिक आमदनी पर आयकर लगा दिया जाता है इसके द्वारा। इसके अलावा इसने आयात पर 10% कर और निर्यात पर 4% कर लगाया जाता है, और न्यायिक सुधारों के तहत इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी के द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के ही समय में किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाइसराय हैं वो है लॉर्ड एल्गिन, जिसका शासनकाल 1862 से 1863 होता है, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता जो इसका था वो था वहाबी आंदोलन का दमन करना, और साथ ही साथ
पंजाब में 1863 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाइसराय हैं वो है सर जॉन लॉरेंस, 1863 से 1869 तक इनका कार्यकाल। और इसके समय में भूटान का युद्ध हुआ और भूटानिया क्या करते हैं, भूटानी लोग 1865 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर देते हैं और ये भूटान का जो हिस्सा है दर्रा वाला वहाँ पे आक्रमण कर देते हैं और लास्ट में दोनों पक्ष समझौता करते हैं। और अंग्रेज़ क्या करते हैं, भूटानियों को यानी भूटान राज्य वालों को 5,000 रुपये वार्षिक सहायता देने का वचन देते हैं और इसके बदले में अंग्रेज़ों को 18 पहाड़ी दर्रे मिल जाते हैं और इन्हीं प्राप्त जगहों पर बाद में चाय के बागान विकसित किए जाते हैं। तो ये सर जॉन लॉरेंस के समय में किया गया था। साथ ही साथ इसी के समय यानी कि सर जॉन लॉरेंस के समय में ही उड़ीसा में 1866 में और बुंदेलखंड और राजपूताना में 1868 से 1869 के बीच में भीषण अकाल पड़ता है और सर जॉन लॉरेंस के द्वारा सर जॉर्ज कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया जाता है और 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्र टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की जाती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, समुद्र टेलीग्राफ सर जॉन लॉरेंस से संबंधित है। और अफगानिस्तान के मामले में ये तटस्थता की नीति अपनाते हैं। इसके बाद लॉर्ड मेयो आते हैं। लॉर्ड मेयो जो कि 1869 से 1872 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है और ये पहले वायसराय होते हैं या फिर एक उच्च अधिकारी होते हैं जिनका किसी व्यक्ति के द्वारा हत्या यानी कि असैसिनेशन कर दी जाती है। तो इनकी हत्या 1872 ईस्वी में अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में ये जेलों का निरीक्षण करने गए थे, तो वहाँ पे एक अफगान के द्वारा चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है 1872 में। और लॉर्ड मेयो को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इनके द्वारा एक कृषि विभाग की स्थापना की जाती है 1872 में। साथ ही साथ भारतीय राजाओं के पुत्रों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है। साथ ही साथ इन्हीं के शासनकाल में 1872 में प्रायोगिक तौर पर पहली जनगणना, प्रायोगिक तौर पर, रेगुलर नहीं, ध्यान दीजिएगा, प्रायोगिक तौर पर पहली जनगणना चालू की जाती है। साथ ही साथ इसके द्वारा लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की जाती है, यानी कि जितने भी छोटे छोटे स्तर के जो हैं उनको भी पैसे के मामले में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है लॉर्ड मेयो के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो कि 1872 से 1876 तक भारत के वायसराय के तौर पर कार्य करते हैं और इसके समय बंगाल में अकाल आता है और इसी के द्वारा लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेजा जाता है और इनके राज्य को अपने अधीन नहीं किया जाता है क्योंकि 1858 में ऐसा घोषणा कर दी जाती है कि कोई भी नए राज्य अब ब्रिटिश शासन में शामिल नहीं किए जाएंगे इसके लिए। और जो पंजाब का कूका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही होता है। अब बात करते हैं लॉर्ड लिटन की जो कि 1876 से 1880 ईस्वी तक भारत के वायसराय के तौर पर कार्य करते हैं। और लॉर्ड लिटन मेनली इसने जो काम किया वो तो किया ही, साथ ही साथ ये एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार भी था और साहित्य इतिहास में लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। उसका शासनकाल 1876 से 1880 ईस्वी तक रहता है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है कि मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन ये मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन ब्रिटिश साम्राज्य को लाभ पहुंचाने के लिए होता है, न कि भारतीय लोगों के लाभ पहुंचाने के लिए। तो इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कहीं ना कहीं भारत को आर्थिक तौर पे इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये क्या करता है कि मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देता है जिससे कि इंग्लैंड की सूती मिलों को लाभ पहुँचे। तो जैसा कहा कि इसके द्वारा मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे इंग्लैंड की सूती मिलों को लाभ पहुँचे और इसलिए इसने क्या किया, कपास पर लगे आयात शुल्क को कम कर दिया और इसके द्वारा लगभग 29 वस्तुओं पर से आयात कर को हटाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। साथ ही साथ 1876 से 1878 में इसी के शासनकाल में मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में बहुत ही व्यापक अकाल पड़ा था।
और इसके द्वारा अकाल के कारणों की जांच करने के लिए रिचर्ड स्ट्रेजी की अध्यक्षता में एक आयोग, अकाल आयोग की स्थापना की जाती है। और लॉर्ड लिटन ये ऐसा व्यक्ति था जो ये नहीं चाहता था कि भारतीय सिविल सेवा में यहाँ के लोग एग्ज़ाम दे सके। वो लेकिन क्या था कि जो भारत सचिव थे वो इसके विरोध में थे, तो लॉर्ड लिटन का ये सपना पूरा नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, लॉर्ड लिटन इसके द्वारा सिविल सेवा में भारतीयों के प्रवेश की जो उम्र 21 वर्ष थी उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया जाता है। यानी कि मेनली अगर हम बात करें तो लॉर्ड लिटन सिविल सेवा में भारतीयों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इन्होंने भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की उम्र को 21 से घटाकर 19 करवा दिया लॉर्ड लिटन ने। अब आगे बढ़ते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में, जो कि 1880 से 1884 ईस्वी तक आते हैं। थोड़ी सी लॉर्ड लिटन के बारे में और पढ़ लें तो लॉर्ड लिटन के समय में ही 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित होता है। ये भी ध्यान रखिएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड रिपन की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन, मतलब ये काफ़ी अच्छा इनको माना जाता है, भारतीयों के हित के लिए कार्य किया इन्होंने। तो लॉर्ड रिपन को, जिसका शासनकाल या कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी होता है, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है भारत के संदर्भ में। साथ ही साथ प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1891 इन्हीं के समय में लागू होता है, लाया जाता है। और उसमें ये किया गया जाता है कि जो 7 वर्ष के बच्चे होते हैं, यानी कि 7 वर्ष तक के बच्चों को कारखाने के काम में रोक लगा दिया जाता है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। साथ ही साथ पहली जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही संपन्न होता है। और जो इल्बर्ट बिल, ये लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में पेश किया जाता है। और इल्बर्ट बिल में होता ये है कि जो भारतीय न्यायाधीश होते हैं उनके अधिकार को थोड़ी सी बढ़ा दिया जाता है और भारतीय न्यायाधीशों को ये अधिकार दिया जाता है कि जो अन्य यूरोपीय हैं उनके भी केस का सुनवाई करें। तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है और ये बिल संशोधन के साथ पारित करना पड़ता है। तो इल्बर्ट बिल के विरोध में ही जो विरोध होता है उसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड रिपन के शासन के समय में ही श्वेत विद्रोह होता है और ये इल्बर्ट बिल से संबंधित था। अब थोड़ी सी और बात करें तो 1882 ईस्वी में शिक्षा के सुधार के लिए लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर आयोग की स्थापना की जाती है। साथ ही साथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। अब आगे बढ़ते हैं लॉर्ड डफरिन की, जो कि 1884 से 1888 तक कार्यकाल रहता है इनका। और इनके समय की जो प्रमुख घटना थी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में। इसके अलावा लॉर्ड डफरिन के समय में ही तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 होता है, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लॉर्ड लैंसडाउन नेक्स्ट वाइसराय, जो कि 1888 से 1894 ईस्वी तक भारत के वाइसराय के तौर पर कार्य करते हैं। और इनके समय में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 लाया जाता है और इस अधिनियम में महिलाओं के कार्य के लिए घंटे तय कर दिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि महिलाएं 11 घंटे से अधिक फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगी। साथ ही साथ 1892 ईस्वी में इन्हीं के समय में इंडियन काउंसिल एक्ट लाया जाता है। इसके अलावा इसके द्वारा ही लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा ही सर ड्यूरेंट को अफ़गानिस्तान भेजा जाता है और जिनके प्रयास से भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण होता है और जिसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में जो डूरंड लाइन है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जो कि 2670 किलोमीटर लंबी है। अब बात कर लें लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की, जो कि 1894 से 1899 ईस्वी तक भारत के वायसराय के तौर पर कार्य करते हैं। और इसके द्वारा एक बेहतरीन डायलॉग, यानी कि इन्होंने एक वक्तव्य कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये इनका एक महत्वपूर्ण कथन है।
लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। साथ ही साथ 1895 से 1898 तक इनके समय में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में भयंकर अकाल पड़ा था और सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में इन्होंने अकाल आयोग की स्थापना की। इसके बाद जो नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इसका जो समय था बहुत ही उथल पुथल से भरा पड़ा था और इस समय भारत में राष्ट्रवादी युग में प्रवेश कर गया था भारत, और इसके द्वारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा बहुत सारे आयोगों की स्थापना की जाती है, इसलिए भी याद किया जाता है। साथ ही साथ मेनली लॉर्ड कर्जन को याद किया जाता है बंगाल विभाजन से, जो कि 1905 में किया जाता है। तो पुलिस सुधार के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना की जाती है। साथ ही साथ सन 1902 में ही सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है और इसी विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया जाता है इसी के समय में। साथ ही साथ 1899 और 1900 ईस्वी में अकाल पड़ता है, जिसके लिए स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की जाती है। इसके अलावा 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रीक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया जाता है, यानी कि सिंचाई आयोग लॉर्ड कर्जन के समय में बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मेयो के काल में 1869 जिनका समय था 1869 से 1872, तो उस समय कृषि विभाग की स्थापना की जाती है, जबकि लॉर्ड कर्जन के समय में सिंचाई विभाग की स्थापना की जाती है, सिंचाई आयोग का। ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा भारतीय रेलवे के विकास कार्य में सबसे अधिक रेलवे लाइन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में ही बिछाए जाते हैं। इसके अलावा 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया जाता है, जिसके तहत 50,000 पाउंड रुपए यानी 50,000 पाउंड की व्यवस्था की जाती है जितने भी स्मारक होते हैं उनके देखभाल के लिए, और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। और 1905 ईस्वी में इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है अपने पद से, क्योंकि जो सैन्य अधिकारी आते हैं जिनका नाम लॉर्ड किचनर होता है उनसे इनका मतभेद हो जाता है और ये लास्ट में इस्तीफा देकर चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो कि 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। और लॉर्ड मिंटो के समय में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिससे कि सांप्रदायिकता का विकास होता है, मतलब सांप्रदायिक तौर पर जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति पर आधारित था, वो इसी के समय यानी कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही लाया जाता है और इसे ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और मुस्लिम लीग इसी के समय बनता है, लॉर्ड मिंटो के समय 1906 में। साथ ही साथ सूरत विभाजन यानी कि कांग्रेस का जो सूरत विभाजन होता है इसी के समय में होता है 1907 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, जो कि 1910 से 1916 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है और इनके समय में दिल्ली दरबार लगता है। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आते हैं 12 दिसंबर 1911 को। साथ ही साथ बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है 1911 में और देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाता है और ये सभी कार्य इसके समय में होता है 1911 ईस्वी में। इसके बाद 4 अगस्त 1914 को इसी के भारत के वायसराय होने के समय पहला विश्व युद्ध छिड़ता है 4 अगस्त 1914 को। साथ ही साथ 1913 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में ही 1913 ईस्वी में किया जाता है। साथ ही साथ लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में ही बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाता है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1915 में जबकि एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1915 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाता है। इसके अलावा 1916 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया जाता है और जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जिसमें कि कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं, साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी साथ में आती है, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का इसी के कार्यकाल के समय होता है।
अब आगे बढ़ते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1916 से 1921 तक इसका कार्यकाल होता है। और इसी के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि जिसे हम मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, वो इसी के समय लाया जाता है। और पहले विश्व युद्ध में भारतीय सेनाओं को भेजने के कारण ये व्यक्ति लॉर्ड चेम्सफोर्ड काफ़ी चर्चित रहते हैं। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को होता है, इसी के समय में होता है। और इसके समय में ही 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग को नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं लॉर्ड रीडिंग के बारे में, जो कि 1921 से 1926 तक भारत के वायसराय के तौर पर कार्य करते हैं। और इनके समय में प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 में भारत की यात्रा पर आते हैं। और 1922 में इसी के समय में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना चालू किया। और इसके समय में ही 1921 में एम.एन. राय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है लॉर्ड रीडिंग के समय में। इसके बाद लॉर्ड इरविन की बात करें तो ये चर्चित थे गांधी इरविन समझौता के लिए। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक। और इसी के समय में यानी कि लॉर्ड इरविन के समय में ही 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 इसी के समय में होता है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन इसके समय में नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। भले ये 1931 तक रहते हैं पर ये उस समय चले जाते हैं। तो लॉर्ड इरविन से पहले गोलमेज सम्मेलन से संबंधित हैं। और गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को होता है, तो इसी समझौते के बाद महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करते हैं और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाते हैं। गोलमेज अगर हम बात करें तो वही राउंड टेबल, यानी कि इसमें क्या है, सभी को बराबर का दर्जा दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय कि भारत के नेताओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने बराबर बैठा के बात कर रही थी। तो इसलिए राउंड टेबल का बहुत ही महत्व था। हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, गांधी जी की बातें नहीं मानी जाती हैं। तो जिसमें गांधी जी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में जाते हैं। और ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लेने जाते हैं गांधी इरविन समझौता के बाद। तो ये था लॉर्ड इरविन के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। इसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन, जो कि 1931 से 1936 तक भारत के वायसराय रहते हैं। और तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। साथ ही साथ महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर यानी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर, इन दोनों के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता होता है। और 1932 में ही अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है। और भारत शासन अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के ही कार्यकाल में लाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि 1936 से 1944 तक भारत के वायसराय के तौर पर कार्य करते हैं। तो इसके समय में दूसरा विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हो जाता है, चालू हो जाता है 1 सितंबर 1939 को। और इसी के द्वारा लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 को इसके द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड वेवेल, जो कि 1944 से 1947 तक भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय के तौर पर कार्य करते हैं। तो इसके समय में 1945 में शिमला समझौता होता है। साथ ही साथ कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेवेल के समय में ही भारत आता है 1946 में। और इसी के समय में जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली होते हैं, ये कहते हैं कि जून 1948 के पहले तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो जो अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 1947 मार्च 1947 में आते हैं और जून 1948 तक देश में रहते हैं। ये भारत के अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल होते हैं।
तो इनके समय में क्या होता है, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है क्लेमेंट एटली के द्वारा। और जो ब्रिटिश संसद होती है 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कर दी जाती है। और लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। तो ये था भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनके समय की कुछ प्रमुख घटनाएं। और उम्मीद करते हैं तो ये था गवर्नर जनरल और उनके समय की प्रमुख घटनाएं। नमस्कार, जय हिंद।